सर आपका आवाज नहीं आया, नेटवर्क तो लो है आपके साइड। गणेश बोल रहे हैं सर। नेटवर्क बहुत लो है आपके साइड। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रहा है आवाज सर। ओके। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। मैं अमिताभ कुमार, सहायक प्राध्यापक स्नातकोत्तर विभाग से आप सभी का आज के इंडक्शन कम इंट्रोडक्टरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम अपने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, माननीय प्रतिकुलपति महोदय प्रोफेसर डॉली सिन्हा, माननीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के मार्गदर्शन में यह ऑनलाइन केंद्रीकृत क्लास आपके लिए आयोजित की जा रही है। इस क्लास के बारे में जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम आपदा की घड़ी से गुजर रहे हैं और इस आपदा की घड़ी में हमारा जो ऑफलाइन क्लास है या यूनिवर्सिटीज में जाकर क्लासेस में जाकर जो हमारा क्लास होता था वो बाधित हो रहा है। और उस बाधा से के कारण करीब 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो नियमित रूप से हमारी पढ़ाई होती थी या जिस तरह से हमारा अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था वो बाधित हो रहा था। उसी को देखते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा, और ऐसा लगता है कि संभवतः यह पहला विश्वविद्यालय है जहां पर केंद्रीकृत ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जा रही है। और उसी क्रम में आज हमारा ये इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हमारा प्रेरण, इंडक्शन और हाँ साथ ही साथ आपको इस बात के बारे में बताया जाएगा कि हिस्ट्री ऑनर्स जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह से हमारा यह क्लास चलेगा या इस सब्जेक्ट की क्या उपयोगिता है आपके जीवन में। इसी को आगे रखते हुए मैं अपने विभागाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर नैया राजन सर को इन्वाइट करता हूँ कि वे आप लोगों को संबोधित करें। आपके इंडक्शन प्रोग्राम का उद्घाटन सर के द्वारा होगा। मैं सर को आमंत्रित करता हूं, प्रोफेसर नैया राजन सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू सर। ऑल स्टूडेंट। आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया, आपके लिए ये खुशी की बात है कि वाइस चांसलर ने इस तरह का जो है प्रोविजन किया है। आप लोगों को मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ये प्राचीन भारत पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत सोर्सेज से शुरू होगा, महमूद गजनबी पे खत्म होगा। सारे चैप्टर्स को डिवीजन में और डिफरेंट टीचर के द्वारा मतलब अलॉटमेंट किया गया है, वो आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाएंगे, आप सिंसियर रहेंगे। दूसरा पेपर है आपका राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट, जो रिनासा पुनर्जागरण से स्टार्ट होकर एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस के लास्ट चैप्टर है। ये सबका जो है डिस्क्रिप्शन हमारे बहुत ही विद्वान टीचर लोग देंगे, आप उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और मैं वो 3 बात बताना चाह रहा हूँ, आप लोग अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छे सिटीजन बनिए और अच्छी सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। और जो पढ़ाई कर रहे हैं उस सिलसिले में अपना एम एंड ऑब्जेक्ट को एक फिक्स डायरेक्शन दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। टीचर बनना चाहते हैं या अफसर बनना चाहते हैं या समाज सेवा करना
चाहते हैं उसी हिसाब से अपने लाइफ स्टाइल को बनाइए और लाइफ में सिंसियर रहिए और पढ़ाई को पढ़ाई समझिए और अपने एम एंड ऑब्जेक्ट से इसको जोड़िए। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को संबोधित करने लगे इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में और कोर्स के बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर इंद्र नारायण झा सर को आमंत्रित करता हूं। ये छात्र और कोविड-19 के कारण जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आप के लिए ऑनलाइन वर्ग की व्यवस्था, ऑनलाइन वर्ग मैं आशा करता हूं यहाँ सबसे बड़ा विभाग ये रहा है कि बच्चे सीरियस नहीं होते और ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारे शिक्षक सीरियस अगर होते भी है आपको भी सीरियस होना होगा और इस क्रम में आपकी सहभागिता और जैसा विभागाध्यक्ष ने कहा आपका अपना एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए क्योंकि इतिहास की बाध्यता विभिन्न परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अत्यधिक है और इसलिए अपना एक उद्देश्य निरूपित करते हुए आप जैसा कि संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुखस्य प्रशंति मुखे मृगा, यानी आप अपने उद्देश्य को निर्धारित करें हमें किस फील्ड को चुनना है और उस हिसाब से इतिहास ऑनर्स के छात्रों से आग्रह है अपनी तैयारी ईमानदारी पूर्वक करने का प्रयास करें और साथ ही यह इंडक्शन क्लास है और विषय वस्तु हमें इंट्रोड्यूस करनी है। मैं स्पष्ट कहता हूँ बहुत सारा इसमें विषय वस्तु आप पहले ही इन विषय वस्तुओं से वाकिफ हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका पहला चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो सोर्सेस में के बारे में आपने देखियो 9 बजे में कक्षा इंटरमीडिएट में पढ़ा ना 9 बजे तक देखियो 24 गो आप जुटले देखेंगे तखन 10 गो 9 गो विद्यार्थी तखन जुटल है मात्र देखियो आ ये आप बढ़त चल जिनका नाम है हां वह आप सब जुट गेले लेकिन पिछला जे बीतल से उससे नहीं भी आग्रह मैं करूंगा आपसे उसे पूछिए कैसे प्रेरणादायक व शिक्षक है। करीब मशक्कत के बाद इस विद्यालय में शिक्षक हुए और विस्तृत जानकारी आपको देंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में और दूसरा टॉपिक होगा पैलियोलिथिक एज के बारे में और आप देखेंगे कैसे प्रस्तर के औजार से प्रारंभिक समय में, हालांकि भारत पर कहा जाता है कि सबसे पहले इसका साक्ष्य उपलब्ध हुआ है 1 लाख ईस्वी पूर्व के आसपास छोटा नागपुर में, परंतु आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में ये 25,000 से 10,000 BC के आसपास इसका साक्ष्य उपलब्ध हुआ है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारे योग्य शिक्षक फारूक आजम साहब देंगे। इसके बाद आपके वर्ग में आपके ऑनलाइन जो वर्ग होगा उसका संचालन वह
पर संपादित करेंगे, रहता तो बढ़िया होता करेंगे बाबू गाजन साहब के बाद प्रोफेसर अभय कुमार। उनका टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत रफली 1500 या 1600 ईस्वी के आसपास हुई और इसकी बृहद जानकारी आपको स्कूल के जमाने में हो चुका है, क्या कहते हैं, उसके बाद कॉलेज में इंटरमीडिएट में हो चुका है। और आपसे आग्रह होगा कि नए ट्रस्ट के हिसाब से प्रोफेसर अभय कुमार आपको इसकी व्याख्या करेंगे और आपके मन में अगर कोई क्वेरी होगा उस क्वेरी का भी पूर्ण रूप से जवाब देने का प्रयास करेंगे। आग्रह अपनी सहभागिता के साथ साथ अपनी सीरियसनेस को भी दिखावे। क्लास उतार देता है क्योंकि जहाँ क्लासरूम में आपको कुछ खास शिक्षकों को सुनने का मौका मिलता है। ऑनलाइन क्लास में आपको ये क्या है, ऑनलाइन क्लास में आपको विभिन्न शिक्षकों को एक साथ सुनने का क्रमिक रूप से मौका मिलेगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। मैं उम्मीद करता हूं इस विषय वस्तु के लिए आप प्रयास करेंगे। कभी डॉक्टर आर.एस. शर्मा की किताब, कभी रोमिला थापर की किताब, डॉक्टर श्रीमाली की किताब, डॉक्टर डी.एन. झा की किताब को देखने का प्रयास करेंगे और तो बातें बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे हमारे यहाँ अर्ली वैदिक पीरियड में, जो हमारे यहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में यह कैसे संस्थागत हुआ, इसकी बात देखेंगे। सामाजिक वर्ग विभेद की बात देखेंगे और आपको जो हमारे सक्षम शिक्षक हैं अभय कुमार, इसकी विषय वस्तु जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है चाइनीज एंड टीचिंग। शायद आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं, जैनिज्म का आधार हमारा बिहार रहा है। बिहार में भी वैशाली और जहाँ महावीर ने, हालांकि ये कोई मूल तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन इन्होंने, महावीर ने जैनिज्म पर जितना काम किया, जैनिज्म को एक पॉपुलर धर्म के रूप में स्थापित किया, इसके बारे में डिटेल से, और तब आपको जानकारी मिलेगी कि हम प्राचीन भारत में हम जिस राज्य के नागरिक हैं, हमारा राज्य सभ्यता और संस्कृति के मामले में कैसे विश्व को अहिंसा का प्रेरणा दिया। वैदिक सभ्यता से जो हिंसात्मक स्वरूप समाज में छा गया था, उसको दूर करने का प्रयास कैसे वर्तमान महावीर ने किया और कैसे समाज की एक महत्वपूर्ण तबके के लोगों ने चाइनीज्म को स्वीकार किया और इसकी लोकप्रियता कैसे हिंदुस्तान में हुई और कैसे इससे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुआ और हमारे कृषकों ने उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि की, वाणिज्य व्यवसाय का भी तीव्र गति से विकास हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे वह पढ़ाएंगे डॉक्टर गोविंद पासवान जी, और बुद्धिज्म के बारे में कैसे, देखिए पूरा बुद्धिज्म पूरे विश्व में छा गया है। हालांकि गौतम बुद्धा का जन्म तो नेपाल की तराई में हुआ, लेकिन पूरा बिहार उनकी कर्मभूमि रही है और आप पाएंगे कि कैसे बोध गया में गौतम बुद्ध को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ और कैसे उन्होंने अपने ज्ञान से पूरे विश्व को आलोकित किया। और उनके आलोकित करने के कारण और फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम क्रमिक रूप से बुद्धिज्म में महिलाओं का प्रवेश बड़े पैमाने पर हुआ। और आप पाएंगे ये बौद्ध विहार
की स्थापना हुई और संयोग से हमारे राज्य का नामकरण भी उसी बिहार के नाम पर हुआ। इसके बारे में आपको डॉक्टर पासवान बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ मगधा। ये हमारे एक सक्षम शिक्षक जो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, जिनका नाम है अवनीश भारती, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप पाएंगे कि प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का क्या प्रारूप था और पूरे हिंदुस्तान के लिए मौर्य साम्राज्य एक मापदंड था। और हमारी सभ्यता और संस्कृति यानी बिहार की सभ्यता और संस्कृति पूरे देश में स्थापित करने का श्रेय मगध शासक को जाता है। आज भी मगध शासक के भग्नावशेष उपलब्ध है, इसके बारे में बतलाने का प्रयास करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा विनाशक। जानते ही विनाशक जिस शब्द से आप वाकिफ हैं, इंटरमीडिएट नहीं, स्कूल जिनका इतिहास प्रारंभ में विषय रहा होगा, वे स्कूल डेज से ही जानते हैं कि विनाशा का क्या पुनर्जागरण का क्या महत्व है। और पुनर्जागरण ने आदमी के सोच में आमूल परिवर्तन ला दिया और विवेक के हिसाब विवेक के अनुसार लोगों ने निर्णय लेना शुरू किया। और इससे क्या हुआ, तर्क का विकास हुआ। तर्क के कारण विज्ञान का विकास हुआ, भौगोलिक अन्वेषण का विकास हुआ, जिसने आगे चल करके विश्व के इतिहास को काया पलट कर दिया, आमूल परिवर्तन लाया। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे हमारे योग शिक्षक डॉक्टर दिवाकर कुमार सिंह। नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफॉर्मेशन। कैसे जो कूटमंडुकता की पूरे योग में धर्म के आधार पर जो गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा था, उस कूटमंडुकता को दूर करने का प्रयास कैसे वहां के रिफॉर्मिस्टों ने किया, इसके बारे में विस्तार पूर्वक प्रोफेसर दिवाकर सिंह आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1750 से लेकर 1850 के बीच में इंग्लैंड में हुआ। आप प्रश्न कर सकते हैं, अब रिवॉल्यूशन तो अचानक होता है, सडन होता है, लेकिन इसे रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह इसका पीरियड तो 100 साल था, लेकिन 100 साल में इसने तात्कालिक सामाजिक आर्थिक स्थिति में ऐसा आमूल परिवर्तन लाया जिससे इसे औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी गई। एक प्रश्न आपके मन में होगा कि सबसे पहले यह इंग्लैंड में क्यों हुआ? इंग्लैंड में होने का कारण यह है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहां पर साइंटिफिक डेवलपमेंट। और आप देखेंगे उस औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड ने कभी साम्राज्य का अस्त नहीं हुआ। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उसका विशाल साम्राज्य फैल गया। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे योग शिक्षक डॉक्टर अभिमन्यु बताएंगे। आपसे आग्रह होगा सभी वर्ग में आप अपना अपेक्षित भागीदारी देते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए आप अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। हमारा नेक्स्ट होगा जो वर्ग लिए जाएंगे, हमारे बहुत ही योग भले शिक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार रजक है, जो आपको ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के बारे में यथेष्ट जानकारी देंगे। और आप देखेंगे इस ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में कैसे पूरे यूरोप में जो वर्चस्व था इटली का व्यापार में, उस वर्चस्व को खत्म करने में चाहे वह कोलंबस की यात्रा हो
या वास्को डिगामा की यात्रा हो, उसने कैसे आमूल परिवर्तन ला दिया और कैसे पूरे विश्व के देशों को यूरोप के देशों के लिए खोल दिया। इसकी कहानी डॉक्टर मुकेश कुमार रजक आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलोनियल एम्पायर ऑफ पुर्तगाल। आप देखेंगे कि कैसे पुर्तगाल कारण है वहां सबसे पहले नेशन स्टेट का विलय हुआ। नेशन स्टेट के तात्पर्य है कि राष्ट्रवाद को तो अभ्युदय नहीं पाया, लेकिन उनमें एक भावना जागृत हुई। प्रारंभिक राष्ट्रवाद कह सकते हैं आप कि हम लोग एक राष्ट्र के आदमी हैं। तो इन्होंने अपने वर्चस्व व्यापारिक मामले में दिखाने का प्रयास किया। यह विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे हमारे शिक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार रजक। पुनः स्पेन का कॉलोनियल एम्पायर, कैसे स्पेन ने अफ्रीका में अपने वर्चस्व को प्रख्यापित करने का प्रयास किया, इसकी सूचना विस्तार पूर्वक इस बार दोनों में प्रतिस्पर्धा ऐसी थी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक विश्व का कोई भी कूटनीतिक इतिहासकार यह नहीं सोच सकता था कि फ्रांस और इंग्लैंड में दोस्ती भी हो सकती है। मित्र डॉक्टर अमिताभ कुमार, जो इस प्रोग्राम के कोर्स के कोऑर्डिनेटर भी हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया इस प्रोग्राम को सफल करने में, और बहुत ही योग्य और सुलझे हुए शिक्षक हैं। विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि कैसे 16वीं शताब्दी में ये एक ट्रांजिशनल जो फेज था, इससे क्या आमूल परिवर्तन आया पूरे विश्व में। इस बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे डॉक्टर अमिताभ कुमार। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। आप देखेंगे कि कैसे कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन ने ये पूरे विश्व में एक ऐसी उत्पन्न कर दी जिससे वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा गुरुजी आपका क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। शुरुआती दौर में उनको सफलता अवश्य मिली, लेकिन आगे चल करके बड़े राष्ट्रों ने उसे अपने साम्राज्यवादी नीति का शिकार बनाया और उन्हें जहां उनका वर्चस्व उन जगहों पर छोड़ना पड़े, वो कुछ छोड़ना पड़ा और अंततः उन जगहों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया बड़े राष्ट्रों ने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, और ये नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ कैपिटलिज्म। आप देखेंगे कैसे सामंतवाद के भग्नावशेष पर पूंजीवाद का विलय हुआ, और क्रमिक रूप से जब सामंतवादी व्यवस्था से लोग उग चुके ग्रामीण इलाके में, तो कैसे उन सामंतों ने उस जमीन को बेच करके कैसे शहर में लगाया पूंजी, और उस पूंजीवादी व्यवस्था के कारण आप देखेंगे बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन हुए। इस कैपिटलिज्म के ग्रोथ से, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो या औद्योगिक का क्षेत्र हो, बड़े पैमाने पर आमूल परिवर्तन हुए, यानी उत्पादकता में वृद्धि हुई, और इस वृद्धि ने विभिन्न राष्ट्रों को बाध्य किया
अपने सामानों की खपत के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करें। और इसी क्रम में आप देखेंगे बहुत सारे राष्ट्र जिसमें हमारे भारतवर्ष में भी अंग्रेजों ने आए तो कई विदेशी कंपनी, लेकिन फाइनली इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित किया और उस वर्चस्व के कारण हमारे पूर्वज गुलामी के जंजीर में 1757 से लेकर 1947 तक मोटा मोटी 190 साल गुलामी की यातना में रहे और अंतोगत्वा हमें ब्रिटानी दास्ता से मुक्त मिली 1947 में। नेक्स्ट ये टॉपिक पढ़ाएंगे आपको डॉक्टर जितेंद्र कुमार। नेक्स्ट टॉपिक है फिडलिंग टू कैपिटलिज्म। ये फिडलिंग टू कैपिटलिज्म दो है इसका। फिडलिंग टू कैपिटलिज्म को विस्तार पूर्वक डॉक्टर जितेंद्र कुमार बतलाने का प्रयास करेंगे और आप निश्चित अपनी सहभागिता बड़े पैमाने पर दें। नेक्स्ट टॉपिक होगा इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंस। कैसे मॉडर्न साइंस का विकास हुआ और मॉडर्न साइंस ने कैसे पूरे थिंकिंग की प्रक्रिया में, सोच की प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन ला दिया, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हमारे एक शिक्षक मिस्टर अभय कुमार आपको बताएंगे कि कैसे क्रमिक रूप से विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ और उस विकास की प्रक्रिया ने समाज में चिंतन की प्रक्रिया की धारा को कैसे वस्तुतः बदल दिया, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाने का प्रयास करेंगे डॉक्टर अभय कुमार। एक एपोलॉजी मांगते हैं आप लोगों से भी, हमें जिनकी चर्चा करनी चाहिए पूर्व में संजोग से मैं स्लिप कर गया। एक पहला फर्स्ट पेपर में एक विषय है, दो विषय है अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध और दूसरा है इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनवी। ये दोनों टॉपिक हमारे मित्र और विभाग के सहयोगी डॉक्टर मनीष कुमार विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कैसे 7th सेंचुरी एडी में अरबों ने सिद्ध प्राप्त और शायद जैसा कि मैं जानता हूं ये सिंधु उसी सिंध से यह हमारा देश हिंदुस्तान के रूप में प्रख्यात हुआ और आप देखेंगे कि कैसे 7th सेंचुरी में अरबों के इन्वेजन के कारण कैसे प्रत्यक्ष रूप से अरबों से संपर्क भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हुआ, जिस संपर्क ने गजनवी को आक्रमण के लिए प्रेरित किया और अंततः आप देखेंगे कि कैसे इस आक्रमण के कारण हमारे हिंदुस्तान में मिश्रित कल्चर का विकास हुआ और इस मिश्रित कल्चर का श्रेय अरब आक्रमण से ही हुआ, जिसमें दोनों ने यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति ने और अरबों ने एक दूसरे को अत्यधिक प्रभावित किया। आपसे आग्रह, यह विषय वस्तु आपको विस्तार पूर्वक डॉक्टर मनीष कुमार बताएंगे, जो हमारे विभाग के सहयोगी भी हैं और उनकी भागीदारी भी सक्रिय रूप से होती है। अंत में मैं आप सभी छात्रों से पुनः आग्रह करता हूं, इस प्रोग्राम में आप अपनी सहभागिता दें और इसको लाइटली नहीं लें, इस ऑनलाइन वर्क को इसको सीरियसली लें और सीरियसली लेने से आपको का ज्ञान तो वर्धन होगा ही, साथ ही हमारे शिक्षकों को भी
आपके प्रति मन में एक उत्साह का भावना जागृत होगा और कहीं भी आपको कहीं भी यह प्रश्न चिन्ह हो, इस प्रश्न का जवाब हमें प्रॉपर ढंग से नहीं मिला, आप प्रश्न भी कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में मैंने पूर्व में ही कहा था, इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में हमारे विभाग के सहयोगी और मित्र अमिताभ कुमार ने अत्यधिक परिश्रम किया है और असली धन्यवाद के पात्र तो हमारे अमिताभ कुमार जी ही हैं। हालांकि विभाग अध्यक्ष का सहयोग अविस्मरणीय रहा, डॉक्टर प्रभाष चंद्र मिश्रा का समर्थन अपूर्व रहा। हालांकि यह ऑनलाइन क्लास कोविड को देखते हुए एक कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया है, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें क्लासरूम लेक्चर तो संभव है ही नहीं। इसलिए आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी सहभागिता देकर इस प्रोग्राम को, इस ऑनलाइन वर्क को सफल बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जिस तरह से स्नातक भाग एक इतिहास प्रतिष्ठा की विषय वस्तु के बारे में विस्तार से बताया, उससे हम उम्मीद करते हैं कि जो भी छात्र इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने पाठ्यक्रम के विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। और जैसे जैसे हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हमारी कक्षाएं आगे बढ़ेंगी, हम पाएंगे कि आपको एक नए तरीके से आपको विषय वस्तु को समझाने के लिए विभिन्न प्राध्यापकों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर पीसी मिश्रा सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आप लोगों को इतिहास विषय के बारे में, उसके स्कोप के बारे में आपको कुछ बताएं, जिससे कि आपको भविष्य में इस विषय को अपना कैरियर बनाने में सहायता मिल सके। अतः मैं सर से निवेदन करता हूं कि सर आपको संबोधित करें। मैं सबसे पहले उत्प्रेरण कक्ष के परिचयात्मक जो अभिभाषण था उसमें अफसर इंद्र नारायण बाबू ने बड़े ही सारगर्भित एवं बोधगम्य सिलेबस का ज्ञान कराया और एक उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप से बतलाया। इसके लिए हम उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। अब आगे मैं आता हूं कि आप इतिहास के छात्र हैं, इतिहास क्यों पढ़ते हैं? विषय के रूप में हर एक विषय है, हर एक विषय की उपादेयता होनी चाहिए। तो इतिहास पढ़ने के पीछे कोई उपादेयता होगी और एक विषय के रूप में तो है ही। साथ ही साथ आपका जो कैरियर है, उस कैरियर में विभिन्न प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी, स्टेट सर्विस, स्टाफ सिलेक्शंस और भी अन्य परीक्षाएं होती हैं। सभी में इतिहास के प्रश्न जो है वह प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन सभी से पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको, यदि आप इसका गहन अध्ययन करते हैं और वो रूप से पढ़ते हैं, वो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। साथ ही साथ मैं एक बात तुमको कहना चाहूंगा, इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम इतिहास जाने कि इतिहास क्या है, और उसके बाद हम प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। वह कैसे करेंगे? सभी बच्चे लिखते हैं, लेकिन कोई अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं,
कोई नहीं कर प्राप्त करते हैं, तो उसके पीछे लिखना भी एक है, क्योंकि किसी चीज को का प्रस्तुतिकरण सलीके से किया जाए तो वह ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे एक इतिहास की सामान्य परिभाषा है, इतिहास अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध आलेख है, जो शुरू से ही लोग पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट्स। अब आगे चलिए, विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न ढंग से परिभाषित किया। राइकर ने विकास की प्रक्रिया को इतिहास का, माओ ने परिवर्तन के उम्दा मिसाल को इतिहास का, मार्क्स ने प्रोडक्शन हिस्ट्री, उत्पादन ही इतिहास है, तो इससे जोड़ा। अब मान लिया जाए कि हम गुप्त काल पढ़ते हैं और गुप्त काल के विषय में हम प्रश्न लिखते हैं, तो इस कसौटी पर हम कसना चाहेंगे कि किसी इतिहासकार ने जो कहा उस कसौटी पर वो आता है। जैसे गुप्त काल हम लिख रहे हैं, अब यदि हम इसी को इस ढंग से लिखते हैं कि राइकर के विकास की प्रक्रिया का नायाब नमूना गुप्त वंश तवारीख के पड़ाव में एक उम्दा स्थान रखता है। सभ्यता एवं संस्कृति के उषा काल में जिस व्योम पताका को फहराया उसका स्वरूप अनूठा था। जो कलात्मक परिवेश बनाए वे अछूते थे और जो साहित्यिक प्रगति की वह गोल्डन एज कहलाया। वास्तव में कालिदास, विशाखदत्त आदि की रचनाओं ने इस काल को प्रगल्भता प्रदान की, समृद्धता से लबरेज किया, रोचकता प्रदान की और प्रदान की वह सांस्कृतिक तहजीब जिसकी बिना पर मीमांसा का बाजार गर्म हो उठा, दर्शन ज्ञान के सागर में गोते लगाने लगा और अंततः मानवीय जिज्ञासा में संतुष्टि पाई। बहरहाल शिष्टाचार का शासन कायम हो सका। अब फिर आगे चलिए, कहा गया है द कन्वेंशनल डिफिनेशन ऑफ द क्लासिकल एज इज वन फॉर लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट reach a high level of excellence to form a standard for later times. रोमिना थापर की इस कसौटी पर कसने से प्राचीन भारत का एक युग स्वर्ण की आभा लिए प्रदर्शित होता है और वह है बुद्ध का। अब इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं कि यह काल में कैसे कैसे सम्राट हुए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसको कि भारत का नेपोलियन भी कहा गया। अब वास्तुकला में, साहित्य में, स्थापत्य कला में और इस संस्कृति के अंततः इतिहासकारों का अपना उसको भी आपको देखना होगा, उसे आप बलंदाज नहीं कर सकते। जैसे डीएन झा लिखते हैं स्वर्ण काल कपूर कल्पना, डॉक्टर आर.एस. शर्मा लिखते हैं कि इतिहास स्वर्ण काल न अतीत में था न वर्तमान में है, हो सकता है भविष्य के कर्म निहित वो आर्थिक आधार होगा। लेकिन अंततः महर्षि अरविंद लिखते हैं नेवर इन हिस्ट्री हैड इंडिया सीन सच ए मेनी साइडेड लूसनिंग ऑफ अ कोर्स ऑफ लाइफ। मैंने सभी चीजों को देखते हुए, सर्वांगीण विकासों को देखते हुए इसे हम लोग ने स्वर्ण काल मान लिया। तो कहने का आशय यह है कि प्रश्न का उत्तर हमेशा विश्लेषण करते हुए आप लिखेंगे तो यही नहीं, यह तो आप यहाँ सीख रहे हैं और सीखेंगे, इसी स्तर पर सीखेंगे स्नातक स्तर पर, तब आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप जो है सो निश्चित रूप से उत्तीर्ण होंगे। तो प्रश्न जानते हैं बच्चे उसका उत्तर, देखिए किस ढंग से लिखा जाए, कैसे हम उसका प्रस्तुतिकरण करें, वह अति आवश्यक है। और इस चीज को आप सीखेंगे। आपको विभिन्न शिक्षक, हमारे विद्वान शिक्षक आपका वर्ग लेंगे और आपको हर एक चीज की जानकारी देंगे। साथ ही साथ मेरा एक ये रहेगा कि आप पुस्तक को बस पढ़ें, पुस्तक को पढ़ेंगे, उससे आपको जानकारी हो जाएगा और जो दिक्कतें होंगी वो वर्ग में, ऑनलाइन वर्ग में आप शिक्षक से बात कर सकते हैं।
शिक्षक आपको स्पष्ट कर देंगे, आपको ये करेंगे, दिशा निर्देश करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को संबोधित कर जो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमिताभ कुमार, जिनके सौजन्य से इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाया गया। धन्यवाद सर। इस इंडक्शन प्रोग्राम के लिए और इंट्रोडक्शन क्लास के आखिर में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपके सामने हूं और सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस आपदापूर्ण स्थिति में भी एक नियमित रूप से वर्ग चलाने का प्रयास किया गया और वो प्रयास धीरे धीरे क्रमिक रूप से फलीभूत होता जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन के अगले चरण में मैं माननीय प्रति कुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा मैडम का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को तैयार करने में आ रही सारी दिक्कतों को, सारी दुविधाओं को तत्क्षण दूर करने का प्रयास किया और समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते रहे, हमारे साथ उपलब्ध रहे और निरंतर संवाद बनाए रखते रहे। इस क्रम में धन्यवाद ज्ञापन के अगले क्रम में मैं अपने विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल एक टाइम टेबल तैयार करने में हमारी मदद की, बल्कि उस टाइम टेबल को पूरे विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में प्रेषित करने का काम का बीड़ा भी उठाया और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। इसके बाद मैं अपने विभाग के सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज के कार्यक्रम के लिए दिया। मैं सभी विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के इतिहास विभाग के शिक्षकगण का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के में अपना सहयोग देने का प्रस्ताव दिया और अपना सहयोग देने का वादा किया। इसके बाद मैं अपने विभाग के तकनीकी सहायक DN झा जी का, रामचंद्र झा जी का और साथ ही साथ कृष्ण कन्हैया चौधरी जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर सही में कोई धन्यवाद के पात्र हैं तो वो हमारे तकनीकी सहायक हैं श्री गणेश पासवान जी। छात्रों को एक साथ जोड़ने का काम और जोड़कर कार्यक्रम को निर्बाध रूप से चलाने का काम उन्होंने किया है और इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जब इस धन्यवाद की कड़ी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का हम धन्यवाद ना करें। यह कार्यक्रम उनके लिए किया गया है और जिस उत्साह के साथ वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए वे उसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं उनसे आशा करता हूं कि जिस तरह से ये कार्यक्रम आपका 15 दिनों का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाएंगे और इससे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया आयाम देगा जो निरंतर रूप से आपके महाविद्यालय में पढ़ाई होती है उससे थोड़ा सा हटकर आपको एक नया डायमेंशन आपको देने का प्रयास करेगा, क्योंकि जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय में हमेशा आपको एक नएपन की तलाश रहती है, एक नया एंगल उसमें जुड़ता जाता है और उस क्रम में उस दृष्टि से हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें निरंतर आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।